Assalamualaikum. My name is Dr. Amber Tariq and I am a physiotherapist. I am lecturer of DPT at Times Institute Multan. I am going to teach you visceral physiology subject in this semester, and today's topic is blood composition and general functions. What is blood? Blood is basically the main circulating fluid in the body and study of blood is called hematology. अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ब्लड इज़ बेसिकली ब्राइट रेड इन कलर एंड इट्स पीएच इज़ स्लाइटली अल्कलाइन और पीएच इसका 7.4 अप्रॉक्सीमेटली होता है. उसके बाद एडल्ट्स में अगर इसकी क्वांटिटी देखें हम तो 5 लीटर अप्रॉक्सीमेटली जो है एडल्ट मेल्स में होता है और ओवरऑल जो है एडल्ट्स में 5 लीटर ऑफ कैपेसिटी होती है ब्लड की. 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट ये कंट्रीब्यूट करता है. अगर हम ब्लड की कंपोजिशन की बात करें तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक हमारे पास आ जाता है सेलुलर कंपोनेंट, अदर वन इज नॉन सेलुलर कंपोनेंट. सेलुलर कंपोनेंट में आपके पास आ जाते हैं ब्लड सेल्स और ब्लड सेल्स में आगे आपके पास आगे आते हैं तीन तरह के सेल्स होते हैं ब्लड में. आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, WBCs वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स. WBCs की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन दो में होती है कि इसको हम डिवाइड करते हैं ग्रेनुलोसाइट्स में और ए ग्रेनुलोसाइट्स में. फिर अगर हम नॉन सेलुलर पार्ट पे आएँ तो ये नॉन सेलुलर पार्ट में आपके पास प्लाज्मा आ जाता है. फर्स्टली अब हम डिस्कस करेंगे ब्लड सेल्स को. वन बाय वन हम उसमें तीनों सेल्स को डिस्कस करेंगे, उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे. सबसे पहले हम आरबीसीज को डिस्कस करते हैं, या आप इसको इस तरह आपके लिए पढ़ना आसान होगा, WBCs और प्लेटलेट्स. आरबीसीज जो हैं ये सर्कुलर इन शेप होते हैं. इनका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स भी है और ये ई न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं. ई न्यूक्लिएटेड, ई स्टैंड्स फॉर एब्सेंट और नॉट प्रेजेंट. तो ई न्यूक्लिएटेड मीन्स के इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. WBCs जो हैं आपके पास ये न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं. इनको आप ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं. और प्लेटलेट जो हैं ये स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होते हैं बोन मैरो के. व्हाट इज़ बोन मैरो? बोन मैरो जो है वो एक स्पॉन्जी, इट इज़ अ स्पॉन्जी टिश्यू प्रेजेंट इनसाइड द बोन्स. और ये क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टेम सेल्स आपकी तीनों टाइप ऑफ सेल्स को उनकी फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करने में हेल्प करते हैं या उनकी प्रोडक्शन को ईज़ करते हैं. उसके बाद अगर हम देखें आरबीसीज की बात करें तो इसकी 7.5 माइक्रोमीटर डायामीटर और 2.5 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होती है. और इसकी जो क्वांटिटी है वो 5 to 6 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर इन मेल्स एंड 4 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर इन फीमेल्स. ल्यूकोसाइट्स की बात करें, इसका लाइफ स्पैन जो है आरबीसीज का ये 120 डेज़ का लाइफ स्पैन होता है. 120 डेज़ के बाद ओल्डर आरबीसीज जो हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं और न्यू सेल्स उसकी जगह फॉर्म होकर रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं. और जो आरबीसीज ओल्डर आरबीसीज होते हैं मोर देन 120 डेज़ या 120 डेज़ का जब लाइफ स्पैन उनका कंप्लीट हो जाता है तो वो स्प्लीन के अंदर जाके उनकी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है. इसीलिए स्प्लीन को आप ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहते हैं. फिर आप ल्यूकोसाइट्स की बात करें तो ये कलरलेस सेल्स होते हैं, न्यूक्लिएटेड. मैंने आपको पहले बताया कि ये न्यूक्लिएटेड होते हैं और इसमें आपके पास दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं. एक होती है एमीबॉइड मूवमेंट और दूसरी है आपके पास फेगोसिटिक मूवमेंट. व्हाट इज़ एमीबॉइड मूवमेंट? एमीबॉइड मूवमेंट बेसिकली ये है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है. तो क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ थ्रेड लाइक फ्रेगमेंट्स या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको आप सिलिया भी कहते हैं
या उसका दूसरा नाम होता है सूडोपोड्स। तो ये क्या करते हैं, ये इनकी लोकोमोशन में या मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मूवमेंट ऑफ सेल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर या फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इज कॉल्ड एमीबॉइड मूवमेंट थ्रू द हेल्प ऑफ सिलिया या सूडोपोड्स या फ्रेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स। अब फैगोसाइटिक एक्टिविटीज़ की क्या होती है, ये आपके पास फर्स्ट स्टेप आ गया। ये सेल इस तरह का होता है देखने में। अगर उसके बाद आप देखें, फॉर एग्जांपल कोई बॉडी में एंटर हुआ है कोई हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल, ये आया वो पार्टिकल, सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, इन्वेजिनेट होगा, यहाँ पे उसको एनगल्फ कर लेगा। ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया। उसके बाद आप इसको देखें तो ये क्या होगा कि थर्ड आपके पास स्टेप ये आ जाएगा कि ये उसको इस तरह अपने अंदर जो है इवेड कर लेगा और इस तरह वैक्यूल बना के उसकी डिस्ट्रक्शन कर देगा। ये आपके पास होता है फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। उसके बाद है डायाफिडेसिस। तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास ल्यूकोसाइट्स में आ जाती है डायाफिडेसिस। व्हाट इज डायाफिडेसिस? एमीबॉइड मूवमेंट के थ्रू अगर आपकी कहीं पे भी इंजरी होती है, किसी ब्लड वेसल में या कैपिलरी में इंजरी हुई, वहाँ से क्या होता है कि आपकी एमीबॉइड मूवमेंट की वजह से वहाँ से स्क्वीज़ आउट हो जाते हैं डिस्ट्रक्टिव सेल्स या जो कि हार्म बॉडी को प्रोवाइड कर सकते हैं, हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, वो वहाँ से खुद ब खुद स्क्वीज़ आउट कर जाते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं डायाफिडेसिस। इसका जो है लाइफ स्पैन आपके पास 3 to 4 डेज़ होता है अप्रॉक्सीमेटली। फिर अगर हम इसकी टाइप्स पे बात करें तो आपके पास सबसे पहले आ जाती हैं ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में आपके पास 3 तरह के सेल हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड द लास्ट वन इज बेसोफिल। न्यूट्रोफिल जो है इसमें आपके पास 3 तरह के हमारे पास डाइज होते हैं। एक होते हैं न्यूट्रल डाइज, एक होते हैं एसिडिक डाइज और तीसरे होते हैं हमारे पास बेसिक डाइज। अब जो डाइज होते हैं उनसे हम बेसिकली स्टेनिंग करके हमें कंफर्म हो जाता है कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है या कंफर्मेशन हो जाती है। अब न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं, जैसे ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है उसके अंदर, तो ये आपके पास है साइटोप्लाज्म जिसके अंदर कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट होती हैं या ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको आप कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। तो जब हम न्यूट्रोफिल सेल्स की स्टेनिंग करते हैं, न्यूट्रल डाइज जो होते हैं उनसे इनकी स्टेनिंग करेंगे तो ये आपको इंडिकेट करेंगे कि ये न्यूट्रोफिल्स हैं। यूसिनोफिल्स में आप एसिडिक डाइज से स्टेनिंग करेंगे, पिंक कलर अगर आ जाता है इंडिकेट वो करेगा कि ये आपके इओसिनोफिल्स हैं। मोस्ट कॉमन जो एसिडिक डाई यूज़ करते हैं वो इओसिन होता है। और बेसोफिल्स में आप बेसिक डाइज से इसकी स्टेनिंग करके कंफर्म करते हैं कि आइदर दीज आर बेसोफिल और नॉट। तो उसमें मोस्ट कॉमन जो डाई है वो हम मिथाइलिन ब्लू यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूट्रोफिल में जो न्यूक्लियस है वो लोब न्यूक्लियस मिलता है। 3 to 5 इसमें लोब्स होती हैं। लोब्स का मतलब है पार्टीशंस कितनी हैं इसमें या पार्ट्स कितने हैं। इसमें इओसिनोफिल्स में आपके पास बायलोब न्यूक्लियस मिलता है और बेसोफिल में आपके पास होता है ट्विस्टेड या क्लम्प्ड न्यूक्लियस। और फिर अगर हम इसकी बात करें कि इसमें आपके पास फैगोसिटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, एनगल्फ करती है हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल्स को, उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती है। इओसिनोफिल्स जो हैं इसमें आपके पास एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टी होती है। एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टी क्या होती है, या ये एलर्जिक रिएक्शंस में इसकी क्वांटिटी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है। एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टी क्या होती है कि हिस्टामिन की वजह से आपको कहीं भी इंजरी साइट पर या कहीं पे भी इंजरी हुई होती है तो उसमें आपको इचिंग या फ्लशिंग ऑफ स्किन होती है या इरिटेशन कॉज करता है हिस्टामिन। तो ये हिस्टामिन के इफेक्ट्स को कंपेंसेट करवाने में हेल्प करती है, इसीलिए इसमें एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टी आप डिफाइन कर सकते हैं कि इओसिनोफिल्स में एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टी होती है। ये जो है ये रिलीज़ करते हैं बेसोफिल्स हेपरिन और आपके हिस्टामिन को, जो एंटी कोएगुलेंट्स हैं और वो क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। उसमें आपके पास 2 तरह की टाइप्स आती हैं, एक होते हैं लिम्फोसाइट्स और एक होते हैं मोनोसाइट्स। lymphocytes and the other one is monocytes।
लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, ये करते हैं आपकी प्रोड्यूस करते हैं आपकी एंटीबॉडीज़ जो कि डिफेंस मैकेनिज़्म में हेल्प करती हैं और आपको फ़ाइट करने में, किसी भी डिजीज़ या वायरस के अगेंस्ट फ़ाइट करने में हेल्प करती हैं, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती हैं। मोनोसाइट्स जो होते हैं इनका, अच्छा इसमें जो न्यूक्लियस है वो लार्ज होता है और राउंड होता है, और जो मोनोसाइट्स हैं वो सारे सेल्स में उनका न्यूक्लियस का साइज़ सबसे ज़्यादा लार्जर होता है। इसमें आपके पास किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड न्यूक्लियस मिलता है, इसमें आपके पास राउंड न्यूक्लियस मिलेगा। उसके बाद लिम्फोसाइट्स आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं, फैगोसिटिक एक्टिविटी होती है, और ये जो हैं इनमें भी आपके पास फैगोसिटिक एक्टिविटी होती है, इसीलिए इनको स्कैवेंजर सेल्स भी कहते हैं। फिर अगर हम बात करें प्लेटलेट्स की, जो लास्ट टाइप ऑफ सेल्स है, तो प्लेटलेट्स का मैंने आपको बताया था कि स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ बोन मैरो। तो बोन मैरो क्या है, स्पॉन्जी टिश्यू विद इन द बोन इज़ कॉल्ड बोन मैरो, और बोन मैरो के अंदर कुछ स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो स्टेम सेल्स क्या करते हैं, आपके तीनों टाइप ऑफ ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। फिर इसके फंक्शंस पे अगर हम आ जाएँ तो फर्स्ट इसका फंक्शन यही होता है कि ये प्लेटलेट प्लग, टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग फॉर्म करता है, जो क्या करता है, आपकी ब्लीडिंग को स्टॉप करता है एट द साइट ऑफ इंजरी, जिसको आप कहते हैं हीमोस्टेसिस भी कहते हैं। स्टॉपेज और सेसेशन ऑफ ब्लीडिंग को हीमोस्टेसिस भी कहते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है, ये डिज़ोल्व करने में हेल्प करता है ब्लड क्लॉट्स को, डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया को, और लास्ट इसमें आपके पास आ जाता है सिक्रीट करता है ग्रोथ फैक्टर को, जो कि आपकी ब्लड वेजल्स की लाइनिंग को मेंटेन करवाने में हेल्प करते हैं। लास्ट आपके पास पोर्शन आ जाता है, अगर हम इसके सेकंड कंपोनेंट की बात करें तो उसमें आपके पास आ जाता है नॉन सेलुलर कंपोनेंट, जिसमें आपके पास है प्लाज्मा। प्लाज्मा के आगे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें आपके पास है, फर्स्ट है वाटर, सेकंड है आपके पास प्रोटीन्स, ये 92% ऑफ वाटर, इसमें अप्रॉक्सीमेटली मिलता है 7% ऑफ प्रोटीन्स में आपके पास आ जाते हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, और ट्रेसेस अमाउंट्स में आपको मिलते हैं एंजाइम्स। फिर आपके पास आ जाते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट आ जाते हैं प्लाज्मा में, उसमें आपके पास यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, क्रिएटिन, ये सारे आ जाएंगे। लास्ट आपके पास आ जाता है रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस में आपके पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट चीज़ की, जो कि है फंक्शंस ऑफ ब्लड। तीन फंक्शंस होते हैं ब्लड के मेनली। फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड है रेगुलेशन, और थर्ड हमारे पास आ जाता है प्रोटेक्शन। अब अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है आपकी न्यूट्रिएंट्स को टू डिफरेंट सेल्स, उसके अलावा आपकी रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। देन आपके पास रेगुलेशन में क्या क्या आ जाता है, ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रेगुलेट करता है, वाटर बैलेंस मेंटेन करवाता है, और साथ बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करवाने में हेल्प करता है। बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल, मतलब इंटरनल टेम्परेचर और बॉडी का सराउंडिंग्स में इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है, जिसको हम होम्योस्टेसिस भी कहते हैं। प्रोटेक्शन में आपके पास आ जाता है कि ये फैगोसिटिक एक्टिविटी जो WBCs में होती है मेनली, तो ये आपकी प्रोटेक्ट करता है आपको डिफरेंट हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह से। उसके अलावा आपके पास ये है, ये रेजरवायर प्रोवाइड करता है या स्टोरेज प्रोवाइड करता है आपके वाटर को और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स को, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स में आ जाते हैं सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट,
और लास्ट इसमें आ जाता है होम्योस्टेसिस। अब हम इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने ब्लड को डिस्क्राइब किया कि ब्लड जो है मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। स्टडी ऑफ ब्लड को हम हेमाटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में हमने ये ब्राइट रेड इन कलर होता है, स्लाइटली अल्कलाइन है, पीएच इसका अप्रॉक्सीमेटली 7.4 है, इसकी टोटल क्वांटिटी बॉडी में 5 लीटर्स होती है। उसके बाद हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सेलुलर कंपोनेंट, एक होता है नॉन सेलुलर कंपोनेंट। सेलुलर कंपोनेंट में आपके पास ब्लड सेल्स आ जाते हैं और नॉन सेलुलर कंपोनेंट में आपके पास प्लाज्मा आ जाते हैं। सेलुलर कंपोनेंट में जो ब्लड सेल्स आते हैं उसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज में आगे कोई टाइप नहीं है, इसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स भी है। डब्ल्यूबीसीज का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स है। डब्ल्यूबीसीज को आगे फर्दर कैटेगराइज किया जाता है 2 तरह की टाइप्स में, एक होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरे हैं एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में आपके पास 3 तरह के सेल्स आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। और आपके पास एग्रेनुलोसाइट्स में आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। उसके बाद प्लेटलेट्स आ जाते हैं। देन हम आरबीसीज की बात करें तो वो कनकेव होते हैं, बायोकनकेव होते हैं, ई न्यूक्लिएटेड मतलब उनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। डब्ल्यूबीसीज की बात करें तो वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, कलरलेस होते हैं सेल्स। और इसके अलावा इसकी जो तीनों टाइप्स हैं उसमें न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो न्यूट्रल डाइज के साथ स्टेनिंग होगी उनकी, इसमें पेल ब्लू या पेल पिंक कलर वो देंगे इंडिकेट, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये न्यूट्रोफिल सेल्स हैं स्टेनिंग के ऊपर। उसके बाद इओसिनोफिल्स हैं, उसको आप एसिडिक डाई से स्टेन करेंगे जिसमें मोस्ट कॉमन इओसिन है, जिसकी वजह से पिंक कलर मिलेगा, शार्प पिंक कलर, और आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये आपके इओसिनोफिल्स हैं। बेसोफिल्स में आप बेसिक डाइज यूज़ करते हैं, मेथाइलिन ब्लू है, उसमें आपको ब्लू कलर मिलेगा जिससे आपको कंफर्म होगा कि ये बेसोफिल्स हैं। उसके बाद आप अगर आ जाएँ प्लेटलेट्स पे, प्लेटलेट्स पे या आप पहले बात कर लेते हैं हम एग्रेनुलोसाइट्स की। एग्रेनुलोसाइट्स में आपके लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आ जाते हैं। लिम्फोसाइट्स में आपके पास आते हैं कि ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, और मोनोसाइट्स जो है वो इंजरी साइट पे जाते हैं और फैगोसाइटिक एक्टिविटी करते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है प्लेटलेट। ये स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होते हैं बोन मैरो के। बोन मैरो क्या होता है कि स्पॉन्जी टिश्यू इनसाइड द बोन, जिसके अंदर आपके पास कुछ स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपकी तीनों सेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। लास्ट में हमने ये पढ़ा कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं ब्लड के। उसमें 3 मेन फंक्शंस होते हैं, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन, एक होता है रेगुलेशन और एक होता है प्रोटेक्शन। ट्रांसपोर्टेशन में रेस्पिरेटरी गैसेस या न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन पार्ट टू अदर ये फैसिलिटेट करते हैं। उसके बाद सेकंड आपके पास आ जाता है रेगुलेशन। रेगुलेशन में ये वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जिसे हम होम्योस्टेसिस भी कहते हैं। और लास्ट में है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स में आपके पास सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट वगैरह आ जाते हैं। लास्ट आपके पास पॉइंट आ जाता है प्रोटेक्शन, जिसमें ये फैगोसिटिक एक्टिविटी से डिफेंस मैकेनिज्म आपका स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और वायरसेस या हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। और ये स्टोरेज प्रोवाइड करता है वाटर और अदर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।